नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपका शिखर एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था, भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया और अरबों का आक्रमण हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। आज आते हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। दोस्तों भारत पर तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे तो हम लोग दो सुल्तानों देखेंगे। पहला किसको देखेंगे? पहला महमूद गजनवी। महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। दोस्तों हम अगर भारत और तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे तो इन दो सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यही दो सुल्तान सबसे बड़ा तुर्क आक्रमण करते हैं भारत में। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो सबसे पहले महमूद गजनवी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? तो महमूद गजनवी को। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए महमूद गजनवी। हेडिंग क्या डाल देंगे? महमूद गजनवी। कब? 1000 से 1027 ईस्वी। आप इसको डाल लीजिए महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी। दोस्तों आ जाते हैं, यह क्या था? यह एक तुर्क था। यह एक तुर्क था। इसकी यह किस वंश का शासक था? तो यह गजनी वंश का शासक था। गजनी वंश का शासक था। गजनी वंश या यामनी वंश। दोस्तों क्या? गजनी वंश या यामनी वंश। दोस्तों यह एक तुर्क था, गजनी वंश का शासक था। गजनी वंश या यामनी वंश। यह कहाँ से आया? यह कहाँ राज करता था? ये गजनी का शासक था। दोस्तों कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। गजनी कहाँ है दोस्तों? तो गजनी अफगानिस्तान में है। गजनी कहाँ है दोस्तों? तो गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो दोस्तों पहले हम ये 3 पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। महमूद गजनवी कब से कब तक अटैक करता है? 1000 से 1027 ईस्वी तक। यह एक तुर्क था। यह क्या था? तुर्क था। गजनी वंश का शासक था या फिर यामनी वंश से कहते थे। ये कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान के एक स्थान है जिसका नाम गजनी है, वहां का शासक था ये। दोस्तों यहाँ तुर्क से मतलब क्या है? आप लोग देखते हैं कि यहाँ तुर्क लोग तो तुर्की में होने चाहिए थे, लेकिन अफगानिस्तान में कैसे पहुंचे? तो दोस्तों ये होता क्या था? हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जो भारत में जब इस्लाम धर्म आया कैसे, तो उसमें हमने पढ़ा कि ये तुर्क कबीले ईरान पर अटैक किया करते थे। तो वो क्या हुए? भारत की तरफ आए। तो ये वही तुर्क थे। ये तुर्क कबीले कहाँ के थे? तो तुर्की के थे। ये मध्य एशिया क्षेत्र के तुर्की के थे। तो ये तुर्क जो होते थे काफी शक्तिशाली होते थे। तो ये क्या करते थे? इन्होंने अटैक करके, आप देखेंगे भारत पड़ोसी पाकिस्तान, पश्चिम उत्तर भारत, उसके बगल में जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। पाकिस्तान में भी सीमा ईरान से लगती है, आप लोग देखते होंगे। तो ये जो तुर्क थे, जो तुर्की के लोग थे, इन्होंने क्या किया था? ईरान, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान,
ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्रों में ये लोग क्या किए थे, अधिकार किए थे। ये थे तो तुर्की के थे, लेकिन इन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्रों में क्या किए थे, अधिकार किए थे। तो ये जो महमूद गजनवी था ये तुर्क का था, लेकिन इसके जो वंश के लोग ये कहाँ रहते थे, अफगानिस्तान में रहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में इनका अधिकार था। तो वही एक वंश था जो क्या था, गजनी वंश था। तो ये लोग क्या करते, तुर्कों का ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्रों में क्या था दोस्तों, कब्जा था। तो ये यही सब भारत पे अटैक किया करते थे, क्योंकि ये साम्राज्यवादी शासक थे, इसीलिए लोग क्या करते थे, भारत पे अटैक किया करते थे। अब देखते हैं ये गजनी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों। तो आते हैं, अब आ जाते हैं गजनी वंश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था, गजनी वंश दोस्तों, गजनी वंश का संस्थापक जो था वो अलतगीन था। कौन था, अलतगीन। कौन था दोस्तों, अलतगीन था। जो गजनी वंश का संस्थापक था वो कौन था, अलतगीन था। अलतगीन का उसके बाद, अलतगीन के बाद कौन आया, अलतगीन में कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इससे कोई पुत्र नहीं था। तो अलतगीन के बाद दूसरे, इसके बाद इसका दामाद या गुलाम, अलतगीन। देखिए गजनी वंश का संस्थापक तो अलतगीन था, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो अलतगीन था। उसके बाद इसका कोई पुत्र नहीं था, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसका दामाद या गुलाम इसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसका नाम क्या था, सुबुक्तगीन। क्या नाम है दोस्तों, सुबुक्तगीन। ये इसका उत्तराधिकारी बनता है। और सुबुक्तगीन का ही पुत्र कौन था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ध्यान से देखिए, समझिए दोस्तों। सुबुक्तगीन कब गद्दी पर बैठा, तो ये 977 ईस्वी में। कब बैठा था दोस्तों, तो 977 ईस्वी में ये गजनी की गद्दी पर बैठा। दोस्तों गजनी वंश का संस्थापक अलतगीन की कोई औलाद नहीं थी, कोई पुत्र नहीं थे। तो उसका दामाद या गुलाम कौन बना, सुबुक्तगीन इसका उत्तराधिकारी बना, जो कि 977 ईस्वी में गजनी गद्दी बैठा। और दोस्तों यहाँ एक शब्द आता है गुलाम। ये गुलाम कौन होते थे, यहाँ एक शब्द आता है गुलाम। तो गुलाम समझिएगा दोस्तों, गुलाम होते कौन थे। तो उस समय ईरान, अफगानिस्तान या खुरासान के क्षेत्रों में एक प्रथा थी दोस्तों। वहाँ होता क्या था, जैसे कि आज के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो उसी तरह होता क्या था, यहाँ लोग क्या करते थे, खुरासान क्षेत्रों में मतलब लोगों की एक संस्था चलाई जाती थी। लोगों को संस्था में रखकर उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, हर एक तरीके से उनको पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, और उनको घुड़सवारी सिखाई जाती थी, और तीरंदाजी उनको युद्ध लड़ने के लायक बनाया जाता था, और राजनीतिक प्रशासक उन्हें बनाया जाता था। तो मतलब राजनीतिक बारे में बताया जाता था, तो मतलब एकदम उनको अच्छे से हर एक शिक्षा दी जाती थी कि वो जाके राजा का कार्यभार संभाल सके। जो भी राजा के अधिकारी होते हैं, जैसे सेना में हो गया, और काम जो राजा के होते थे, जैसे आज हो गया IAS PCS, तो वैसे ये गुलाम हुआ करते थे। तो इनको गुलाम तैयार किया जाता था, फिर किसको बेच दिया जाता था, राजाओं को बेच दिया जाता था। वहाँ जो सुल्तान हुआ करते थे, इन्हीं गुलामों को जब तैयार करके प्रशिक्षित करके इन्हीं गुलामों को किनको वहाँ के शासक को बेच दिया जाता था। जितने भी शासक हुआ करते थे, तो इनको शासक क्या करते थे, खरीद लिया करते थे। जो इनको प्रशिक्षित करते थे उनको क्या करते थे, उनसे ये गुलाम को शासक खरीद लिया करते, और खरीद के इनके साथ गुलाम जैसे व्यवहार नहीं करते थे। ये तो गुलाम हो गए इनके, लेकिन इनको क्या करते थे, इनको बहुत बढ़िया वेतन दिया करते थे, मतलब ढेर सारा पैसा दिया करते थे, और इनको हर एक सुख सुविधा दिया करते थे गुलामों, क्योंकि ये गुलाम क्या होते थे, उनके अधिकारी हुआ करते थे शासक के। तो वो उनका हर काम देखते थे, इसलिए क्या करते थे, गुलामों को अच्छा वेतन दिया करते थे, उनको हर एक तरीके की सुख सुविधा दिया करते थे। तो ये था गुलाम। तो अलतगीन का दामाद भी था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का ही पुत्र कौन था, महमूद गजनवी था। कौन था दोस्तों, महमूद गजनवी। ये तो हो गया आपका इराक, अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये था। उस समय भारत की स्थिति क्या थी,
भारत की स्थिति। दोस्तों उस समय भारत की स्थिति क्या थी? जिस समय अफगानिस्तान के शासक थे, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत में क्या था दोस्तों, भारत में इस समय लगभग पूरे भारत में लगभग यहाँ 1,000 रियासतें, 100 राज्य कह लीजिए या 100 रियासतें कह लीजिए, 100 रियासतें, छोटे बड़े 100 रियासतें थी, जिसमें छोटे बड़े राजा राज किया करते थे। लगभग 100 राजा जो स्वतंत्र रूप से राज्य किया करते थे। बताइए, भारत 100 टुकड़ों विभाजित था, जिसमें लगभग 100 रियासतें थी। उसमें क्या क्या करते थे? छोटे बड़े राजा राज्य किया करते थे। और लगभग ज्यादातर राजा क्या थे? राजपूत थे। ज्यादातर राजा क्या थे? राजपूत थे। ज्यादातर राजा क्या थे? राजपूत थे। इसलिए लगभग 1000 ईस्वी के आसपास के 1000 ईस्वी के आसपास के काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राजपूत युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूत युग। हमें बताया उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तो लगभग 100 से ज्यादा रियासतें थी, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन राज किया करते थे? तो राजपूत राज किया करते थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? राजपूत युग कहा जाता था। ये सभी रियासतें क्या करती थी? अपना अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे, आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हुआ क्या? अब देखिए, ये तो थी भारत की स्थिति। अब उस समय क्या था? ये जो सुबुक्तगीन था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो आप क्या लिखेंगे? भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी, पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो सुबुक्तगीन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? सुबुक्तगीन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या कई बच्चे महमूद गजनवी लगा देते हैं, क्योंकि महमूद गजनवी ज्यादा फेमस है, इसलिए लोग महमूद गजनवी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनवी का जो बाप था, जो पिता था, उसने सबसे पहले भारत पर तुर्क आक्रमण किया था। हुआ क्या था दोस्तों? भारत के, जैसे हमने बताया कि भारत के पश्चिमोत्तर भारत में ये लोग अटैक किया करते थे, जैसे आज जो पाकिस्तान में क्षेत्र है, क्योंकि पाकिस्तान के क्षेत्र का अफगानिस्तान से सीमा लगती थी, ईरान से सीमा लगती थी, इन लोगों का वही राज्य हुआ करता था, तो ये लोग वही अटैक किया करते थे उन्हीं सीमा पर। तो पश्चिमोत्तर भारत, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत में था, तो ये लोग क्या करते थे? वही पश्चिमोत्तर भारत का अटैक किया करते थे। तो उस समय जो पेशावर का राजा था, ये दोस्तों समझ में आ गया? इसे इरेज करते हैं। उस समय दोस्तों जो पेशावर का राजा हुआ करता था, पेशावर इस समय पाकिस्तान में है वर्तमान में, तो उस समय जो पेशावर का राजा हुआ करता था दोस्तों, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल, जो कि एक हिंदू शाही शासक था। हिंदू शाही शासक था, जो ये समझ में हिंदू शासक था। ये पेशावर में राज किया करता था जयपाल। तो सुबुक्तगीन क्या करता था? सुबुक्तगीन बार बार पेशावर पर हमला किया करता था। ये सुबुक्तगीन जो था, जो गजनी का शासक था, 977 ईस्वी में बना था, ये क्या करता था? पेशावर पर बार बार अटैक किया करता था। कई बार अटैक किया इसने, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ये बार बार अटैक किया करता था। एक बार क्या हुआ? इसका सामने से पेशावर की सेना से क्या हो गई? भिड़ंत हो गई, मतलब दोनों भयानक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सुबुक्तगीन की क्या हुई? हार हुई। जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया, और उसी युद्ध में सुबुक्तगीन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। जयपाल ने सुबुक्तगीन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब हुआ ये दोस्तों, इतनी बात समझ में आई? पेशावर का राजा जयपाल हुआ करता था, तो ये बात सुबुक्तगीन बार बार पेशावर पर अटैक किया करता था, हमला किया करता था। एक बार क्या हुआ? सुबुक्तगीन और पेशावर की सेना, जयपाल की सेना आमने सामने हुई,
तो क्या हुआ, उस युद्ध में सपुतगिन पराजित हुआ और सपुतगिन की जयपाल द्वारा हत्या कर दी गई। अब देखिए दोस्तों, इसकी हत्या के बाद, सपुतगिन की हत्या के बाद इसका पुत्र था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। यहाँ वो शासक बनता है। यहाँ एक पॉइंट याद रखना, भारत पहला तुर्क का आक्रमण सपुतगिन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, इसी रेंज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी जब सपुतगिन की हत्या हो जाती है तो 957 से 998 के बीच ये क्या होता है, ये गजनी गद्दी पर बैठता है। कहाँ गद्दी पर? गजनी की गद्दी पर बैठता है। 957 से 998 से गजनी गद्दी पर बैठता है, क्योंकि जयपाल द्वारा सपुतगिन की हत्या कर दी जाती है। इसी का बदला लेने के लिए, इसी से महमूद गजनी काफी खफा था, काफी गुस्सा था। इसी का बदला लेने के लिए इसने ये कसम खाई कि ये भारत पर हर साल अटैक करेगा। वो जब तक जिंदा रहेगा भारत पर हर साल वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा और जयपाल को मारेगा। उसके बाद क्या करेगा, इसने कसम खाई कि वो हर साल भारत पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने टोटल कितनी बार अटैक किया? 17 बार। भारत में कितनी बार अटैक किया, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 957 से 98 में इसमें क्या बैठा, महमूद गजनवी गद्दी बैठा। इसने क्या कसम खाई कि हर साल वो क्या करेगा, भारत पर एक आक्रमण जरूर करेगा। तो 1027 से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने टोटल कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? तो 17 बार आक्रमण किया। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसका सबसे पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1000 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसने कब कब आक्रमण किया, इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसने सबसे पहले 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। कहाँ किया? तो पंजाब के सीमावर्ती, जो आज का हमारा जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किया। ये पूछ सकता है कि महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण कब किया? तो प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया था। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में अटैक कर कुछ किलो को जीता था। अब उसके बाद क्या होता है? अब 1001 ईस्वी में इसका फिर दूसरा आक्रमण होता है। 1001 ईस्वी में इसका दूसरा आक्रमण होता है। 1001 ईस्वी में क्या होता है? इसका दूसरा आक्रमण होता है। अब कहाँ होता है? इसी को 1001 ईस्वी में इसका दूसरा आक्रमण होता है। इसी क्या नाम होता है? वाहिद के युद्ध के नाम से जानते हैं। वाहिद का युद्ध। वाहिद का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो राजा जयपाल, जो पेशावर के राजा थे, जयपाल वीएस गजनवी के बीच। किसके किसके बीच होता है दोस्तों? जो वाहिद का युद्ध होता है। 1001 ईस्वी में भारत फिर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? पेशावर पे अटैक करता है। पेशावर के पास वाहिद का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? जयपाल और गजनवी के बीच होता है। जयपाल और गजनवी के बीच होता है। अब इसमें क्या होता है? जयपाल को गजनवी ने क्या कर दिया? जयपाल को पराजित कर दिया।
गजनवी ने जयपाल को पराजित कर दिया और पराजित करके इसको जिंदा छोड़ दिया। अपमानित करके क्या हुआ, इसको जिंदा छोड़ दिया। अब जिंदा छोड़ दिया तो ये काफी अपमानित हुआ, क्योंकि किसी को अपमान करके उसको जिंदा छोड़ दिया, जाओ हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हार गए। अब क्या किया, इसी अपमान में जब जयपाल का काफी अपमान हुआ, ये जयपाल इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, कहा इतिहासकारों को मानना है, इसने क्या कर लिया, आग लगाकर आत्महत्या कर ली। आग लगाकर क्या कर लिया, आपने हत्या कर लिया। दोस्तों महमूद वाहिद का युद्ध होता है जिसमें महमूद गजनवी विजयी होता है। किसके बीच होता है, जयपाल और गजनवी के बीच, जिसमें गजनवी विजयी होता है और गजनवी इसको युद्ध में पकड़ लेता है। उसके बाद इसको मारता नहीं, इसकी हत्या नहीं करता, बल्कि अपमानित करके क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसी अपमान से क्या करता है, जयपाल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए क्या करता है, आग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। और जयपाल के बाद इसका कौन, इसका बेटा आनंदपाल पेशावर का शासक बना। जयपाल जब आत्महत्या कर लेता है तो उसके बाद कौन पेशावर का शासक बनता है, तो आनंदपाल बनता है। कौन बनता है दोस्तों, आनंदपाल। इसको याद रखिएगा, अभी इसके आगे काम आएगा। तो 1001 ईस्वी में वाहिद का प्रथम युद्ध मतलब सेकंड युद्ध भी होगा। अब क्या होता है, 1006 ईस्वी में 1006 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों, तो वाहिद में जब ये जीत लेता है दोस्तों, अब इसका मतलब बुरा हो गया, क्योंकि इसने जयपाल ने सुबुद्धीन की हत्या की थी, तो इसका तो बदला पूरा हो गया। जयपाल को तो मारा गया, जयपाल उसने आत्महत्या कर ली। अब उसके पास ऐसी कौन सी वजह थी जो भारत को अटैक करे, तो उसने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया, जिहाद का नारा। अब उसने क्या किया, महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब धर्म युद्ध का, हम किसके लिए युद्ध करेंगे, धर्म के लिए युद्ध करेंगे। जिहाद का मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध। तो इसने महमूद गजनवी ने किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का नारा दिया। इसी के तहत अब इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और क्या था, यहां से मूर्ति पूजा को नष्ट करना। दोस्तों मूर्ति पूजा को नष्ट करना। और तो तीसरा उद्देश्य क्या था इसका, तीसरा उद्देश्य लूट मचाना, लूटपाट करना। क्या करना, लूटपाट करना। देखिएगा दोस्तों, वाहिद के युद्ध के बाद इसने क्या अपना नारा दिया, जिहाद का नारा दिया, जो क्या था, धर्म युद्ध। जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध, कि हम धर्म के लिए काम करेंगे, हम यहाँ भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे, यहाँ मूर्ति पूजा को नष्ट करेंगे और लूटपाट मचाएंगे। इसने ये उद्देश्य लेकर भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसीलिए ये मूर्तियों को क्या करता था, ये मूर्ति पूजा को नष्ट करना चाहता था भारत से। इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक। एक मिनट दोस्तों, इसीलिए भारत के इतिहास में से क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। तो महमूद गजनवी को आप ऐसे लिखिएगा, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है।
जाना जाता है। दोस्तों क्या हुआ, महमूद गजनवी को मोती भंजक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ दोस्तों होता क्या है कि ये इसने जिहाद का डाल दिया। इसमें क्या होगा, धर्म युद्ध करेगा, मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मोती भंजक को नष्ट करना, लूटपाट मचाना। और इसीलिए महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है, महमूद गजनवी को मोती भंजक के नाम से जाना जाता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, ये तो हो गया 1001 ईस्वी के बाद इसने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। अब आ जाते हैं आगे दोस्तों 1006 ईस्वी में। इसके इंपॉर्टेंट आक्रमण को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 1006 ईस्वी में 1006 ईस्वी में क्या होता है, ये नागरकोट मंदिर पे हमला करता है। इस मंदिर पे दोस्तों नागरकोट मंदिर जो कहाँ है, जो हिमाचल प्रदेश में है। जो कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों ये क्या करता है, 1006 ईस्वी में नागरकोट मंदिर पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, हिमाचल प्रदेश में अटैक करता है और नागरकोट मंदिर क्या कर लेता है, ये लूट लेता है। अब उसके बाद क्या करता है, फिर उसके बाद इसका 1008 ईस्वी में आक्रमण करता है। कब आक्रमण करता है, 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में काम 1008 ईस्वी में किसके किसके बीच होता है, वाहिंद का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों। किसका, वाहिंद का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाहिंद का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1001 ईस्वी में। वाहिंद का द्वितीय युद्ध 1008 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है, तो आनंदपाल जो जयपाल का पुत्र था, आनंदपाल vs गजनवी के बीच होता है। आनंदपाल और गजनवी के बीच होता है। तो 1001 ईस्वी में दोस्तों वाहिंद का युद्ध होता है। 1006 ईस्वी में नागरकोट मंदिर पर हिमाचल प्रदेश में अटैक करके मंदिर को लूटता है। फिर 1008 ईस्वी में दोस्तों किसका युद्ध होता है, तो वाहिंद का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें आनंदपाल और गजनवी के बीच युद्ध होता है, जिसमें कौन विजयी होता है, गजनवी विजयी होता है। तो ये दोस्तों समझ में आया, इसमें कौन विजयी होता है, तो वाहिंद के द्वितीय युद्ध में गजनवी विजयी होता है, आनंदपाल क्या होता है, पराजित होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों 1014 ईस्वी। 1014 ईस्वी 1014 ईस्वी में क्या होता है, ये स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पास, हरियाणा। स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा पर आक्रमण करता है दोस्तों। 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा पर आक्रमण करता है और मंदिर को क्या कर लेता है दोस्तों, लूट लेता है। अब उसके बाद 1018 ईस्वी 1018 ईस्वी कहाँ पर आक्रमण करता है, 1018 ईस्वी कन्नौज पर आक्रमण करता है। यूपी में है ना कन्नौज पर आक्रमण। ये इसका प्रसिद्ध आक्रमण थे दोस्तों आपको याद रखना है। ये अगर आपको इतिहास याद रखना है तो इसके समय को याद रखिएगा, उससे रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिए। जैसे 1000 ईस्वी में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में वाहिंद का युद्ध हुआ। वाहिंद का प्रथम युद्ध हुआ जयपाल और गजनवी के बीच, जिसमें जयपाल पराजित होता है। 1006 ईस्वी नागरकोट मंदिर हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करता है। 1008 ईस्वी में वाहिंद का द्वितीय युद्ध होता है, आनंदपाल और गजनवी के बीच होता है, जिसमें आनंदपाल की पराजय होती है और गजनवी की विजय होती है। 1014 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा पर आक्रमण करता है। स्थानेश्वर मंदिर क्या कर लेता है, जीत लेता है। अब 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करता है। अब इसका सबसे फेमस, अब इसको इरेज करते हैं। इसका जो सबसे फेमस आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में
क्या था दोस्तों, इसका जो सबसे फेमस आक्रमण था 1025 ईस्वी में, कितने मिनट दोस्तों, जो इसका सबसे फेमस आक्रमण होता है वो 1025 ईस्वी, इसे आप याद रखिएगा। जिसका सबसे फेमस आक्रमण होता है वो कब होता है, 1025 ईस्वी में। कहा करता है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे करता है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर। तो दोस्तों, जो इसका सबसे फेमस आक्रमण होता है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर होता है। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर क्या करता है, ये लूट लेता है। इसके ये मूर्तियों को लूटता है, इसके दरवाजे जो सोने बने होते हैं उसको लूटता है दोस्तों। तो ये सब ये सोने की जो मूर्ति बनी होती है, जो उसके दरवाजे बने होते हैं सोमनाथ मंदिर के, उसको ये क्या कर लेता है, लूट लेता है मानू के जरिए। अब बात आती है, जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे सोमनाथ मंदिर, उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। गुजरात का शासक, उस समय गुजरात का शासक कौन था दोस्तों, उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। कौन था, भीम प्रथम। ये ध्यान रखिए दोस्तों, गुजरात का शासक कौन था उस समय, भीम प्रथम था। जो किस वंश का शासक था, तो चालुक्य वंश का शासक था। अब उसके बाद अगर उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। और सोमनाथ मंदिर बनवाया किसने, तो सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, तो सोमनाथ मंदिर हाँ भीम प्रथम ने बनवाया था। तो सोमनाथ मंदिर भीम प्रथम ने बनवाया, ये इसमें लिखिएगा दोस्तों, सोमनाथ मंदिर भीम प्रथम ने बनवाया। भीम प्रथम ने, इसी ने बनवाया, उस समय राजा था, बनवाया। सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया, भीम प्रथम ने। ये जो 1025 ईस्वी में जो अटैक किया था, ये इसका कौन सा आक्रमण था, तो ये इसका 16वां आक्रमण था दोस्तों। कौन सा आक्रमण था, तो इसका 16वां आक्रमण था। तो ये जो अटैक किया था 1025 ईस्वी में, ये इसका 16वां आक्रमण था। ये इसका 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण ये पूछ लेता है कि किस आक्रमण को इसने आक्रमण में इसने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब आ जाते हैं, जब इसको लूट लिया तो इसको क्षति पहुंचा मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को तोड़ के लूटा था। इसका अंतिम बार निर्माण किसने कराया था, तो अंतिम बार निर्माण किसने कराया था दोस्तों, अंतिम बार निर्माण, तो अंतिम बार निर्माण किसने कराया था इसका, तो इसका अंतिम बार निर्माण किसने कराया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ध्यान रखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता सोमनाथ मंदिर से, क्योंकि ये प्रसिद्ध आक्रमण था। तो किसने बनवाया उस समय गुजरात का शासक कौन था, ये कौन सा आक्रमण था, इसको बनवाया किसने था, अंतिम बार निर्माण किसने करवाया, तो इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी, 1027 ईस्वी में क्या होता है, ये इसका अंतिम आक्रमण होता है। जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण, इसके विरुद्ध 1027 ईस्वी में इसका क्या होता है, जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण होता है। दोस्तों हुआ यूं कि जब ये गुजरात से सोमनाथ मंदिर को जब लूट किए वापस लौट रहा था, जब ये राजस्थान के रास्ते से जब वापस गजनी जा रहा था, तो इसको रास्ते में जाटों से क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। क्योंकि इससे जाट क्या हुए, जाटों ने इनसे युद्ध किया, महमूद गजनवी से। तो जाटों ने क्या किया, जाटों ने इसे जो सोमनाथ मंदिर का जो सोने का दरवाजा था उसको क्या कर दिया, इन्होंने लूट लिया। जो जाट थे इन्होंने क्या कर लिया, महमूद गजनवी से युद्ध कर कर इनके जो सोने का दरवाजा था सोमनाथ मंदिर का, उनसे क्या कर दिया, जाटों ने लूट लिया। इसी बात का बदला लेने के लिए
उसने क्या किया 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध इसने अंतिम आक्रमण किया। तो ये कहा गया था कि मथुरा के क्षेत्र में किया था, मथुरा में किया था आक्रमण। ठीक दोस्तों, तो जाटों के विरुद्ध 1027 में जाटों के विरुद्ध उसका क्या था अंतिम आक्रमण था। उसके बाद आ जाते हैं 1030 ईस्वी। 1030 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी की मृत्यु, महमूद गजनवी का काम खत्म हो गया। तो 1030 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जितने भी हमने समय बताया कि 1000 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया, 1001 ईस्वी, 1006 ईस्वी, 1008 ईस्वी, 1014 ईस्वी, 1018 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1027 ईस्वी, 1030 ईस्वी में इसने कैसे आक्रमण किए, ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आ जाते हैं दोस्तों प्रसिद्ध लेखक। प्रसिद्ध लेखक कौन के थे? तो आज आप थोड़ा प्रसिद्ध लेखक के बारे में बात करते हैं। तो इसके साथ कौन कौन लेखक आए थे, प्रसिद्ध लेखक आए थे? तो सबसे प्रसिद्ध लेखक हेडिंग डालिए क्या, प्रसिद्ध लेखक। इसके साथ कौन कौन प्रसिद्ध लेखक आए थे, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आ जाते हैं दोस्तों, पहला लेखक कौन था, अल-बिरूनी। आपको पता है अल-बिरूनी इसके साथ आया था। अल-बिरूनी इसके साथ आया था। इसने क्या किया था कि ये 1014 के आक्रमण में आया था। 1014 में जब उसने अटैक किया था तब वो क्या हुआ था, अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने किस पुस्तक को लिखा था, तो किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसने किस बुक को लिखा था, किताब उल हिंद। दोस्तों कौन प्रसिद्ध लेखक में पहला लेखक का नाम है अल-बिरूनी, जो कि 1014 में जब इसने अटैक किया था भारत पर तब उसके साथ आया था। पुस्तक क्या लिखी थी, किताब उल हिंद लिखा था दोस्तों। क्या लिखा था, किताब उल हिंद इसने लिखी थी। इस किताब में क्या उसने भारत के बारे में बताया था कि यहाँ का समाज कैसे रहता था, इनका खान पान कैसा था, इनका रहन सहन कैसा था, इन सब के बारे में किताब उल हिंद में बताया गया है। और दूसरा लेखक कौन था दोस्तों, तो दूसरा लेखक था फिरदौसी दोस्तों। दूसरा जो लेखक था वो कौन था, फिरदौसी। ये क्या था, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। महमूद गजनवी का दरबारी कवि था दोस्तों। जो फिरदौसी था ये महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। इसने किस पुस्तक को लिखा था, तो शाहनामा लिखा था। क्या लिखा था इसने, शाहनामा। तो फिरदौसी यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था फिरदौसी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसने किस पुस्तक का रचना की थी, तो शाहनामा की रचना की थी। और तीसरा है कुतुबी। तीसरा कौन है दोस्तों, कुतुबी। कुतुबी ने क्या किया था दोस्तों, कुतुबी ने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। चचनामा जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, चचनामा का फारसी में अनुवाद, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुतुबी ने क्या किया था, चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये 3 राइटर से क्वेश्चन पूछेंगे और ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये 3 राइटर से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। चचनामा क्या थी, जो हमें बताया था मोहम्मद बिन कासिम सिंध विजय की जानकारी इससे मिलती है चचनामा से। तो चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई थी, जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था दोस्तों। किसने किया था, कुतुबी ने किया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि अगर ये हमारे लिए उपयोगी है, अच्छी क्लास है या
उपयोगी क्लास है तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि बनाने वीडियो काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।